हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। अपकमिंग एग्जामिनेशंस आपके काफी पास आ रहे हैं। यूजीसी नेट कॉमर्स के आपका री एग्जामिनेशन भी होने वाला है और फिर दिसंबर में भी आपका एग्जामिनेशन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एवरग्रीन इंपॉर्टेंट रहते हैं एंड एवर स्टडी क्लासेस आपके लिए एक नई सीरीज यहाँ पे शुरू कर रहा है, पीवाईक्यू कमबैक सीरीज। और आप कमबैक करने वाले हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन में इस सीरीज के माध्यम से, ऐसा हम मानते हैं। आज हमारा एपिसोड 1 है, इस सीरीज की शुरुआत हो रही है और आपका भरपूर प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सीरीज में। तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। आज के सेशन में आपके साथ बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस के जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। आइए फटाफट से सेशन को शुरू करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड, शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसमें आपको मास्टर कोर्स भी मिल जाएगा, रिवीजन के लिए फास्ट ट्रैक कोर्स भी मिल जाएगा एंड माय डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और पीवाई क्या उसके कोर्स भी अलग से अवेलेबल है। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको एवर स्टडी क्लासेस की ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, असर्शन और रीजन दिया हुआ है। असर्शन कह रहा है, हेक्सर एंड ऑलिन डेवलप्ड अ थ्योरी to explain the reasons for difference in relative commodity prices and competitive advantages between two nations. According to this theory, a nation will export the commodity whose production requires intensive use of the nation's relatively abundant and cheap factors, and import the commodity whose production requires intensive use of the nation's scarce and expensive factors. तो बिल्कुल सिंपल कह रहे हैं ये कि अगर आपके पास लेबर ज्यादा है तो आप लेबर का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बनाकर एक्सपोर्ट करेंगे। अगर लेबर स्कार्स है या कोई और फैक्टर स्कार्स है तो फिर उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स को आप इंपोर्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल आपकी हेक्सर-ऑलिन थ्योरी आपको कहती है। रीजन दिया, a country with an abundance of the cheap labor would import labor intensive products। यहां पे गड़बड़ कर दी। अगर आपके पास लेबर अबंडेंस में है तो आप इंपोर्ट क्यों करोगे लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स? आप तो इनका एक्सपोर्ट करोगे ना, इंपोर्ट थोड़ी करोगे। तो रीजन गलत है जी, असर्शन आपकी सही है। सो करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 का। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इनमें से कौन सी कैटेगरी नहीं रहती है, ये पूछ रहे हैं। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट या फिर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो करंट अकाउंट रहता है जिसमें आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह आते हैं, आपके ट्रांसफर पेमेंट्स आते हैं। कैपिटल अकाउंट रहता है, इसमें आपके जो भी फाइनेंशियल नेचर के फ्लोज रहते हैं जिसमें एसेट लायबिलिटीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है वो आते हैं, जैसे एफडीआई या कमर्शियल बोरिंग्स है वो आती हैं। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट रहता है, तो अल्टीमेटली आपके जो रिजर्व्स हैं उसी में इंक्रीज डिक्रीज होता है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के इनफ्लोज और आउटफ्लोज के अकॉर्डिंग। बट ड्रॉइंग्स अकाउंट इसमें कोई नहीं रहता। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। Which of the following is are part of the external environment macro of business? तो यहाँ पे आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट जो रहता है हम उसको डिवाइड करते हैं दो में। एक हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, एक एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल को भी फर्दर हम दो में डिवाइड कर लेते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो यहाँ पे आपका एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि वो चीजें जो आपके बिजनेस के बाहर हैं और आपके इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रही हैं, ये सभी बिजनेसेस के ऊपर इफेक्ट डाल रहे होंगे, आपके स्पेसिफिक नहीं होंगे। कस्टमर्स ये आपके स्पेसिफिक हो जाएंगे। इकोनॉमिक फैक्टर्स ये बिल्कुल आपके जनरल रहेंगे, तो ये आएंगे। नेचुरल फैक्टर्स भी इसके अंदर आ जाएंगे। मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज आपके स्पेसिफिक होंगे, कॉम्पिटिटर्स आपके स्पेसिफिक होंगे। तो केवल बी और सी आपके एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट में आएंगे। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ कोर फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारा, प्रोवाइडिंग अ फॉरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन, ये ठीक है। एडमिनिस्ट्रिंग एग्रीमेंट सच एज गैट्स, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, तो ये सारे एग्रीमेंट्स डब्ल्यूटीओ के दायरे में आते हैं, ये भी सही है। मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसीज, तो डब्ल्यूटीओ का ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म भी है और इसमें ट्रेड पॉलिसीज को भी मॉनिटर किया जाता है, ये भी सही है। प्रोवाइडिंग कंसेशनल लोन्स एंड फाइनेंशियल एड टू डेवलपिंग कंट्रीज, तो लोन्स और एड वगैरह देने का काम डब्ल्यूटीओ का नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक आईएमएफ वगैरह करते हैं। तो 4 वाला यहाँ पे कोर फंक्शन नहीं है डब्ल्यूटीओ का। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 4। द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑप्शंस आपके पास हैं, इंक्लूड्स ओनली एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो ओनली वर्ड आ गया। अब ओनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज का आता है नहीं, ये तो करंट अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट भी तो है, उसमें भी तो चीजें आती हैं।
is always balanced because every credit entry has a corresponding debit entry. अब यूजुअली जब ऑलवेज वर्ड आ जाए ना आपके आंसर में तो वो आंसर सही नहीं होता, बट इस केस में देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो आपका खाता है वो हमेशा बैलेंस ही होता है। जो भी आपका डेबिट होगा उसके अगेंस्ट कोई ना कोई क्रेडिट होगा। अगर आपके पास बाहर से पैसा आ रहा है तो अल्टीमेटली आपकी कोई बाहर की पेमेंट होगी या आपके रिजर्व्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो टोटल दोनों साइड का बराबर ही रहेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का खाता हमेशा बैलेंस्ड ही रहता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 कह रहा है यूनिलेटरल ट्रांसफर एक्सक्लूड होते हैं, जो कि गलत है। और ऑप्शन 4 कह रहा है ओनली फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन आते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। Next question is, an empirical test was carried out in 1951 on Heckscher All-in model to find out whether or not the US, which has abundant capital resources, exports capital intensive goods and imports labor intensive goods. But it was found that the US exported more labor intensive commodities and imported more capital intensive products, which are contrary to the result of the Heckscher All-in model. Who has conducted the test? तो हेक्सर ऑल इन मॉडल आपका जो कह रहा था उसका उल्टा हमें यूएस में देखने को मिल रहा था, और ये स्टडी आपकी करी थी वॉस्ली लियोन्टिफ ने। इसे लियोन्टिफ पैराडॉक्स का नाम भी दिया जाता है। ये पैराडॉक्स आपने जरूर पढ़ा होगा अपने हेक्सर ऑल इन मॉडल के साथ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। सवाल है जी, अ पॉसिबल कॉस्ट ऑफ एफडीआई टू द होस्ट कंट्री इज। देखो एफडीआई की जब हम बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से पैसा आ रहा है। अब इसमें दो कंट्रीज होती हैं, एक तो होम कंट्री, जैसे यूएसए से पैसा आ रहा है तो यूएसए इज गोइंग टू बी होम कंट्री, और इंडिया में पैसा लग रहा है तो इंडिया है होस्ट कंट्री। इंडिया यूएसए की कंपनी को यहाँ पे होस्ट कर रही है। तो इंडिया अगर होस्ट कंट्री है, बाहर से पैसा आ रहा है, इंडिया में फैक्ट्री लग रही है, कोई कंपनी लग रही है, तो इस केस में इंडिया के लिए कॉस्ट क्या हो सकती है, ये आपसे पूछ रहे हैं। Employment opportunities may increase in the short run, but long run competitiveness will be reduced, ऐसा बोल रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विल ऑलवेज लीड टू डिपेंडेंसी एंड नो लोकल इनोवेशन गेट्स इंकरेज्ड। तो टेक्नोलॉजी तो आपकी बाहर से आपको मिलती है, बट ये ऑलवेज वर्ड का लिख दिया जो इन्होंने ना, ये कई बार गड़बड़ कर देता है, तो ये वाला आंसर भी सही नहीं लग रहा। रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में लीड टू कैपिटल आउटफ्लोज। तो भैया यूएसए से कंपनी आई है, यहाँ प्रॉफिट कमाएगी, वापस यूएसए लेकर चली जाएगी, तो ये आपको एक कॉस्ट जरूर भुगतना पड़ेगा। एफडीआई इनफ्लोज ऑलवेज वर्सन द होस्ट कंट्रीज बीओपी पोजीशन। तो एफडीआई इनफ्लो होगा तो हमारी बीओपी पोजीशन बेहतर होगी, क्योंकि डॉलर बाहर से आ रहे हैं, तो वर्सन तो नहीं होगी। तो हमारे पास जो बेस्ट आंसर यहाँ पे बन रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, जो क्लियरली हमारा एक कॉस्ट बनेगा होस्ट कंट्री के लिए। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस एज पर देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले जो बना वो सबसे पहले आएगा, और यहाँ पे सबसे पहले हमें दे रखा है जी नाफ्टा, और नाफ्टा प्यारे दोस्तों आपका 1994 के अंदर बना था। इसके बाद है ईयू। ईयू देखिए वैसे तो बना था 1993 के अंदर, बट इस सवाल में कुछ और भी इंफॉर्मेशन काम आएगी, वो आगे आपको बताऊंगा। एशियान आपका बना था जी 1967 के अंदर, और यूएनसीटीएडी आपका बना था 1964 के अंदर। तो देखो इसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपका यूएनसीटीएडी आना चाहिए, उसके बाद आपका एशियान आना चाहिए, और उसके बाद आपका ईयू और फिर नाफ्टा आना चाहिए, डीसीबीए। बट ये ऑप्शन हमें कहीं पे दे नहीं रखा। ये आंसर जो है थोड़ा सा इन्होंने सही नहीं दिया, थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है इसके अंदर। इसका जो ऑफिशियल आंसर इन्होंने दिया वो दिया ऑप्शन नंबर 3 का, यानी कि ये कह रहे हैं कि ईयू सबसे पहले बना था। अब देखो ईयू ऑफिशियली तो 93 में बना था, बट ईयू जो था इट वाज अ सक्सेसर ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी 1957 में बन गई थी, यानी कि सबसे पहले बन गई थी। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं आंसर ऑप्शन 3 हो सकता है, बट अगेन इसमें ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए थी। ईयू की जगह इनको यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी लिखना चाहिए था, ताकि हम अपना आंसर करेक्टली यहाँ पे दे पाते। India's participation in SAARC and ASEAN trade pacts primarily reflects which level of regional economic integration। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रहते हैं। हम प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट करते हैं, फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ते हैं, फिर कस्टम यूनियन, फिर कॉमन मार्केट, और फिर हमारा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन बनता है। तो सार्क और एशियान कंट्रीज के साथ अगर हम बात करें तो इंडिया ने एफटीएस साइन किए हुए हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, फ्री ट्रेड एरिया। Which statement best captures the difference between FDI and FPI, foreign direct investment and foreign portfolio investment?
FDI is investment with lasting interest and managerial control. FPI is पैसिव इन्वेस्टमेंट विदाउट कंट्रोल। तो FPI वाले पैसा डाल देते हैं, बस शेयर मार्केट में शेयर वेयर खरीद लिए, बस उनको रिटर्न कमाने का मकसद होता है। FDI वाले इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी को कंट्रोल करने में, है ना, उसके अंदर लॉन्ग रन में इन्वेस्ट करने में। तो पहला वाला तो सही लग रहा है। FDI इन्वॉल्व्स ओनली इक्विटी इन्वेस्टमेंट, FPI इन्वॉल्व्स बोथ इक्विटी एंड डेट, ऐसा जरूरी नहीं है। FDI इज रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट, FPI इन कैपिटल अकाउंट, ये तो बिल्कुल गलत है। FDI एंड FPI गिव इन्वेस्टर वोटिंग राइट्स इन द होस्ट कंट्री। तो यार FDI के अंदर यूजुअली आपके इंटरेस्ट रहता है, वोटिंग कंट्रोल सब रहते हैं, बट FPI में यूजुअली नहीं रहता। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 ही ना बेस्ट कैप्चर कर रहा है FDI FPI डिफरेंस को, सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग करनी है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि आप स्क्रैच से एक फ्रेश फैसिलिटी जो है उसे बना रहे हैं, आप एक फ्रेश फैक्ट्री बना रहे हैं। तो क्रिएट न्यू फैसिलिटीज फ्रॉम द ग्राउंड अप, ये हो जाएगा। ये आपका 3 से मैच प्यारे दोस्तों यहाँ पे होगा। इसके बाद है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो बाहर से हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में लग रही है, शेयर्स वगैरह में लग रही है, और ये चीज हमें देखने को मिल रही है जी फोर्थ वाले पॉइंट में। फॉरवर्ड वर्टिकल FDI, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्टिकल FDI है, फॉरवर्ड है, यानी कि नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं। जो काम आप पिछली स्टेज पे कर रहे थे उससे अगले स्टेज पे जा रहे हैं। पिछले में आप प्रोडक्शन कर रहे थे तो अब आप सेल्स वगैरह कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तो बाहर जाके कर रहे हैं। तो आपका ये 1 से मैच होगा। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज टू सेल द आउटपुट ऑफ अ फर्म्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन ओवरसीज। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होगा कि आप कोई नई फैसिलिटी स्क्रैच से नहीं बना रहे, आप एग्जिस्टिंग बनी बनाई फैसिलिटी को ही खरीद रहे हो। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो आपकी मैचिंग यहां पे बनी एज पर ऑप्शन नंबर 4। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स एंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन द कंट्री। देखो हमारे देश में बाहर से पैसा आ रहा है, और मजे की बात यह है कि कुछ नए एसेट्स में लग रहा है, यानी कि कोई नई बिल्डिंग बन रही है, नई फैक्ट्री मिल रही है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा हमारे देश में, और ज्यादा हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखने को मिलेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो बहुत फायदे हैं ऐसी FDI के। इस FDI को क्या बोला जाता है, ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। देखो जी, FDI हम बात करते हैं अगर आपके जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग बनी हुई, एग्जिस्टिंग फैक्ट्री लगी हुई है, उसमें लग रही है, यानी कि उन्हीं को वापस से खरीद लिया जा रहा है, तो उसे बोला जाता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। इसमें कुछ नया क्रिएशन नहीं हो रहा, बट अगर आप स्क्रैच से नए एसेट्स, नई फैसिलिटीज को क्रिएट कर रहे हो, इसे बोला जाता है जी ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर पार्ट ऑफ नाफ्टा। नाफ्टा बोले तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट आपका 1994 में प्यारे दोस्तों बना था। और अगर हम इसके मेंबर कंट्रीज की बात करें तो 3 है जी। इसके अंदर आपका यूनाइटेड स्टेट्स आता है, कनाडा आता है, और मेक्सिको आता है। ब्राजील इसमें नहीं आता, और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। एंड ध्यान रखने वाली बात यह है कि नाफ्टा को आज की डेट में रिप्लेस कर दिया है USMCA ने, विच हैज बिकम ऑपरेशनल फ्रॉम 1 जुलाई 2020। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना होगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO के क्या की ऑब्जेक्टिव्स है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। टू सेट रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, to resolve trade disputes, to resolve border disputes, to provide a forum for negotiating trade liberalization। अब यहां पे प्यारे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ट्रेड डिस्प्यूट्स तो रिजॉल्व करेगा, बट बॉर्डर डिस्प्यूट WTO नहीं रिजॉल्व करेगा। ट्रेड से जुड़े हुए काम करेगा, और ट्रेड से जुड़े हुए काम ए में भी आ रहे हैं, बी में भी आ रहे हैं, और डी के अंदर भी आ रहे हैं। और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास जो बनने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट। अब देखो, जब बिजनेस एनवायरमेंट की बात करते हैं उसके अंदर एक तो हमारे पास माइक्रो एनवायरमेंट आता है, और दूसरा मैक्रो आ जाता है। जो माइक्रो एनवायरमेंट की हम बात करते हैं, इसमें वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट डाल रहे हैं, डायरेक्टली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रहे हैं।
तो अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं, कस्टमर, सप्लायर, टेक्नोलॉजी और कॉम्पिटिटर। अब देखो, कस्टमर हैं, सप्लायर हैं और कॉम्पिटिटर हैं, वो तो डायरेक्टली आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होंगे। बट ये जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, टेक्नोलॉजी जो है ये बेसिकली एक जनरल फैक्टर है जो सभी ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्ट करेगा, और इसीलिए ये मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट बनेगा। मैक्रो एनवायरनमेंट को हम पेसल एक्रोनिम से भी डिनोट करते हैं, जिसमें आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, ये सारे फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी प्यारे दोस्तों, इन पेसल फ्रेमवर्क व्हाट डज एल डिनोट। तो पेसल फ्रेमवर्क के अंदर आपका जो फुल फॉर्म है आपको मालूम होना चाहिए। पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिकल, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, एल से लीगल और ई से एनवायरमेंटल। तो एल मतलब लीगल, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का आसानी से बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे आपको दो लिस्ट दे रखे हैं जी, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और आपको करनी है इनकी मैचिंग। तो फटाफट से आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और एक बार रीड कर लीजिए कि दोनों लिस्ट में आपको क्या क्या चीजें दे रखी हैं। लिस्ट 1 में आपको सबसे पहले दे रखा है स्पेसिफिक टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ का मतलब है कि आपने डिसाइड कर लिया कि अगर आप पेन इंपोर्ट करोगे तो उस पर 2 रुपए पर यूनिट का टैरिफ लगेगा। अब वो पेन चाहे सस्ता वाला हो, महंगा वाला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने पर यूनिट के हिसाब से टैरिफ लगा दिया। तो दैट इज अ स्पेसिफिक टैरिफ। और यहाँ पे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक टैरिफ है ये ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 2 से मैच हो जाएगा। इसके बाद है एड वलोरम टैरिफ। एड वलोरम टैरिफ इज बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ द गुड्स, कि आपने वैल्यू पे लगा दिया। आपने कहा कि जो टैरिफ लगेगा दैट इज गोइंग टू बी 10%। तो अगर आप 100 रुपए का सामान मंगा रहे हो 10 रुपए हो जाएगा, 1000 का मंगा रहे हो तो ये आपका 100 रुपए हो जाएगा। तो ये आपका मैच करेगा नंबर 1 पॉइंट से, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी। अगर हम बात करें कंपाउंड टैरिफ की, तो कंपाउंड टैरिफ में दोनों आ जाते हैं। आपने कहा कि टैरिफ लगेगा 2 रुपए प्लस 10% ऑफ दी वैल्यू, दोनों का मिक्सचर आपने कर दिया कि 2 रुपए भी देने पड़ेंगे और 10% ऑफ वैल्यू भी देना पड़ेगा। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एड वलोरम एंड स्पेसिफिक टैरिफ। और अगर हम वेरिएबल टैरिफ की बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पे बचता ही नंबर 3 है। इट इज द ड्यूटी विच इज फिक्स्ड टू ब्रिंग द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटी टू द लेवल ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम उतना टैरिफ लगाते हैं जिससे आपका इंपोर्टेड जो कमोडिटी है उसका दाम हम अपने डोमेस्टिक दाम के बराबर कर सकें। तो ये आपकी मैचिंग यहाँ पे बनेगी, और ये मैचिंग आपको ऑप्शन नंबर 2 में प्यारे दोस्तों देखने को मिलेगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओल्ड टू न्यू। तो बेसिकली हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको लेकर एक सवाल आपसे पुटअप किया गया है। तो हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसके अंदर हमें कुछ क्राइसिस देखने को मिले थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको बताना है कौन सा पहले आया था और कौन सा बाद में आया था। देखो, यहाँ पे अगर आप रीड करेंगे तो सबसे पुराना, सबसे पहला तो आपके पास ग्रेट डिप्रेशन है जो 1929 में आया। यूएस से शुरुआत हुई और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में मंदी छा गई थी। कहीं ना कहीं वो समय आपका वॉर वाला भी था, कि आपके जो वर्ल्ड वॉर्स हुए थे उसकी वजह से काफी इंपैक्ट हमें देखने को मिला था वर्ल्ड ओवर इकोनॉमीज के ऊपर। इसके बाद हमारे पास जो क्राइसिस देखने को मिला वो देखने को मिला डॉट कॉम बबल बर्स्ट। डॉट कॉम बबल बर्स्ट ये आपका 2000 के अंदर हुआ था। तो काफी सारी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज जो थी वो हमें यहाँ पे कलैप्स होती हुई दिखी। इसके बाद हमारे पास आया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2007-8 के अराउंड हमें देखने को मिलता है। इसमें काफी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके डूब गए थे। और सबसे रीसेंट तो आपका कोविड पेंडेमिक है जी, ये भी रीसेंट पेंडेमिक है आपका कोविड का, कोविड 19 2019-20 के अराउंड शुरू हुआ। और इसीलिए हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा, करेक्ट ऑर्डर बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी एज पर ऑप्शन नंबर 2। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि जो सबसे पहले बना उसको सबसे पहले लगाना है और जो बाद में बने उनको बाद में लगाना है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है नाफ्टा, और जो नाफ्टा है प्यारे दोस्तों इट वाज फॉर्म्ड इन 1994। इसके बाद है आपका यूरोपियन यूनियन जो कि आपका 1993 में एज अ रिजल्ट ऑफ मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जो है यहाँ पे बना था। इसके बाद आता है आपका सार्क जो कि बना था 1985 में। और एशियान की अगर हम बात करें तो एशियान हमारा बना था जी 1967 में। तो अगर आप यहाँ पे ऑर्डर बनाने की कोशिश करेंगे तो इस ऑर्डर में डी सी बी ए ऑप्शन नंबर 3 में हमें देखने को मिल रहा है। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर।
चलिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग आपको यहाँ पे करनी है जी। बैलेंस ऑफ पेमेंट से जुड़ी हुई आपको यहाँ पे चीजें बता रखी हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आप जानते हैं लेखा जोखा है, हमारे देश की जो भी विदेशी ट्रांजेक्शन हुई बाकी सभी कंट्रीज के साथ उसको रिकॉर्ड करता है, उसको दिखाता है। इसके अंदर आपके मल्टीपल यहाँ पे अकाउंट्स देखने को मिलते हैं। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें हमारे करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट के अंदर हमारे जो नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजेक्शन होते हैं वो आ जाते हैं, और इसीलिए ए आपका 2 से मैच होगा। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इसमें कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो जो हमें देखने को मिल रहा है, लॉन्ग टर्म फंड्स का इनफ्लो आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, वो आता है, और ये आपका नंबर 1 से मैच हो जाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें, देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक माइनर टर्म है, एक नैरो टर्म है, और इसके अंदर केवल गुड्स आते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली इसके अंदर आता है जी। और बैलेंस ऑफ पेमेंट कई बार हमारा बैलेंस नहीं हो पाता, इसमें छोटा मोटा फर्क आता है, विच इज बिकॉज ऑफ सम एरर एंड ओमिशन, जो कि बैलेंसिंग आइटम हमारा बन जाता है। तो डी आपका 4 से मैच होगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर की बात करें तो दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए, तो यहां पे प्यारे दोस्तों अब सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। नॉट वर्ड को पढ़ना बहुत जरूरी है। बिजनेस एनवायरमेंट का कौन सा फीचर नहीं है? बिजनेस एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है जी। ये आपका समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, कुछ माइक्रो, कुछ मैक्रो, कुछ इंटरनल, कुछ एक्सटर्नल। डायनामिक, पल पल बदलता रहता है आपका बिजनेस एनवायरमेंट। हो सकता है आज कुछ चल रहा हो, कल कुछ चलेगा। मल्टी फेसेटेड, मल्टीपल फेसेस आपको इसके देखने को मिल जाते हैं। हर जगह का एनवायरनमेंट अलग अलग देखने को मिलता है, हर कंट्री का अलग अलग देखने को मिलता है, हर स्टेट का अलग अलग देखने को मिलता है। तो ये भी है जी। स्टैटिक, स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ नहीं है, ये तो बदलता रहता है, ये पल पल चेंज होता रहता है, डायनामिक है ये तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिचुएशन ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है और बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करते हैं, दिस इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी ब्रॉड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का स्कोप थोड़ा नैरो रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम केवल एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की बात करते हैं कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डिफरेंस क्या है। यानी कि हमारा अगर एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं इंपोर्ट्स से, तो हम कहते हैं कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है दैट इज फेवरेबल। बट अगर हमारे एक्सपोर्ट्स कम हैं और इंपोर्ट्स ज्यादा है, तो हमारा ये सिचुएशन बन जाता है एडवर्स का। और अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस को रीड करेंगे तो क्लियरली हमें ऑप्शन नंबर 1 में ये चीज बोली हुई है, इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स, और ये चीज हमारी एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड को डिनोट करती है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट अ कंपोनेंट ऑफ द ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें आपका बहुत सारी चीजें और आ जाती हैं, आपकी करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की सभी ट्रांजैक्शंस बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ जाती हैं। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स फर्स्ट ऑन। तो हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून है, आप आज की डेट में तो जानते हैं हमारे पास नया कानून आ चुका है 2019 वाला। बट ये वाला जो सवाल है वो नए कानून पे नहीं है, ये आपका जो पुराना कानून है 1986 वाला, उसके ऊपर ये सवाल है। अब ये 1986 वाला कानून कौन सी डेट से इनफोर्स हुआ था, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। तो बहुत ज्यादा फैक्चुअल सवाल है, जिसने याद किया हुआ है शायद उसी को आंसर याद होगा इसका। एंड यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस पे नजर डालेंगे तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 का है। 24 दिसंबर 1986 हमारी डेट है जब से ये इन्फोर्स हुआ था। और ये वाली जो डेट है प्यारे दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस दिन हमारा नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे जो है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी चीज आपको जाननी जरूरी है जी। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, मैच द फॉलोइंग का लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें दे दी है जी। लिस्ट 1 में आपके पास कुछ थ्योरीज हैं, और ये थ्योरीज हमारी जुड़ी हैं इंटरनेशनल ट्रेड से। और लिस्ट 2 में है ऑथर्स, यानी कि ये थ्योरी किसने दी, ये बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें दे रखी है जी थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। ये जो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है दोस्तों, ये हमें दी है डेविड रिकार्डो ने, और इसीलिए आप इसे सेकंड से मैच कर लेंगे। इसके बाद आती है थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो थ्योरी है वो बेसिकली बताती है कि अगर आप एक चीज की बजाय दूसरी चीज को प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका जरूर होगा पहली चीज को ना प्रोड्यूस करने का। तो ये वाली चीज आपकी इस थ्योरी में आती है, और ये थ्योरी हमारी जो जुड़ी है ये हेबरलर से जुड़ी है, और आप इसे 3 से मैच कर लेंगे।
थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडाउमेंट, इसको तो आप अच्छे से समझते होंगे जी। इसे यहाँ पे हेक्सर ऑलिन ने दिया था। हेक्सर ऑलिन ने बात करी थी थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडाउमेंट्स की, कि जिस कंट्री के पास जोन सा फैक्टर ज्यादा होगा वो उसका इस्तेमाल करके सामान बनाएगा। इसके बाद थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करें तो ये हमारी एडम स्मिथ जी से जुड़ी हुई है, जिन्होंने बताया कि भैया जिस कंट्री के पास जिस सामान में एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा वो उसे बनाएगा, उसे एक्सपोर्ट करेगा। और ये मैचिंग हमें जो देखने को मिलती है ना, ये ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल जाती है। और मजे की बात यह कि आपको सारे ना भी पता हो, अगर आपको लेट सपोज पहला पता है और आखिरी पता है, तो उसमें भी आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो इसमें आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं कि भैया A2 है, D4 है, बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं और बचता है आंसर ऑप्शन नंबर 1 का। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the value added service of Exim Bank? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है जी। काफी पुराना बैंक है, 1980s में बनाया गया था, एक एक्ट के तहत बनाया गया था। अब ये वाला जो हमारा एक्सिम बैंक है, इसके कुछ तो है मेन काम, कुछ है इसके कोर फंक्शंस और कुछ है एक्स्ट्रा काम, और इस एक्स्ट्रा काम का वैल्यू एडेड सर्विसेज में डाल सकते हो। जैसे आपके बैंक होते हैं ना, कोई भी बैंक है, तो बैंक का कोर काम तो भैया पैसा ही होता है, डिपॉजिट करो, लोन लो, ये मेन काम होता है। बट बहुत सारे और भी छुटपुट काम वो कर रहे होते हैं, तो ये सारे वैल्यू एडेड सर्विसेज में आ जाएंगे। अभी एक्सिम बैंक की बात करें तो ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वर्कशॉप एंड सेमिनार, एक्सपोर्ट मार्केटिंग। अब मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी पहले इस सवाल का आंसर याद किया होगा एग्जामिनेशन से पहले, वहीं पे जाके आपने दिमाग लगाया होगा कि यार इसका कोर काम तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा होगा, है ना। तो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट मार्केटिंग तो इसके कोर काम में आने चाहिए। जो वर्कशॉप सेमिनार है ये इसका कोर काम नहीं है, ये आप वैल्यू एडेड में डाल सकते हो, और इसीलिए करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ फेमा? फेमा बोले तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो यहाँ पे हमारे देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए ये कानून लाया गया था। इससे पहले हमारे पास कानून होता था फेरा, बट 1999 के अंदर यहाँ पे एक नया कानून आया जो कि था फेमा। अब इसको लेकर ये सवाल है जी, आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन से करेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रेगुलेट पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अ पर्सन सिचुएटेड आउटसाइड आउटसाइड द कंट्री। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट्स को। होल्डिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया इज रिस्ट्रिक्टेड। अब क्या एक इंडियन इंडिया से बाहर अपनी कोई प्रॉपर्टी रख सकता है या नहीं रख सकता, इसको लेकर बोला जा रहा है कि भैया ये तो रिस्ट्रिक्टेड है, आप नहीं कर सकते, ऐसी बात यहाँ पे बोली जा रही है। फिलहाल आप इसे स्किप कीजिए और आगे बढ़िए। आपको ऑप्शंस पे नजर साथ साथ डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से 3 सही हैं। आपको सारे में से नहीं पहचानना, आपको बस 3 पकड़ने, 3 जो आपको अच्छे लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, वो आंसर बन जाएगा। RBI can restrict the transaction from capital account even if it is done by the authorized person। देखो, दो तरीके की ट्रांजेक्शन होती है, करंट अकाउंट की होती है और एक कैपिटल अकाउंट की होती है। तो करंट अकाउंट वाली में नॉर्मली रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती, बट कैपिटल अकाउंट वाली में रिस्ट्रिक्शंस आपकी रहती हैं। ऑल फॉरेन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर टू बी डन थ्रू फेमा ऑथराइज्ड पर्सन। तो आप जो भी फॉरेन ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं वो फेमा ऑथराइज्ड वाले लोगों से ही करनी है, तो ऐसा बिल्कुल प्रावधान है। फेमा अप्लाइज टू इंडियन सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड। अब फेमा का जो कानून है ना, उसके अंदर हम बात करते हैं पर्सन्स रेजिडेंट इन इंडिया की एंड पर्सन्स रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की। इसके अंदर सिटीजनशिप वाला फंडा नहीं है, जैसे इनकम टैक्स के अंदर होता है ना रेजिडेंट वाला फंडा, वैसे ही फंडा फेमा के अंदर भी है, तो सिटीजनशिप वाला तो नहीं है। तो अगर आपको 3 सही वाले पहचानने हैं तो देखो ए वाला बिल्कुल सही है। हाँ, बाहर इमूवेबल प्रॉपर्टी आप होल्ड कर सकते हैं, इसके लिए कुछ कंडीशंस वगैरह फेमो में बता रखी है, तो बी वाला पूरे तरीके से सही नहीं है। आरबीआई रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस को, ये भी सही है, और डी वाला भी ऑलरेडी सही है कि फेमा ऑथराइज्ड पर्सन से ट्रांजैक्शंस करना है अपने को। और ई वाला जैसे मैंने आपको बताया सिटीजनशिप का फंडा नहीं है, रेजिडेंशियल स्टेटस का फंडा है फेमा के अंदर। तो करेक्ट आंसर अपने पास बनेगा ऑप्शन नंबर 4, ए, सी एंड डी ओनली। चलिए, तो यहां पे भी हमारे पास सवाल है, डैश इज द रिजल्ट ऑफ द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशंस हेल्ड इन 1944। तो 1944 के अंदर ब्रेटन वुड्स के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हमारी कंडक्ट हुई थी, और इस कॉन्फ्रेंस के तहत हमारे 2 इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की गई थी, और ये इंस्टीट्यूशन को ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी बोला जाता है। अब मजे की बात यह है कि दोनों इंस्टीट्यूशंस ही हमारे ऑप्शंस में देखने को मिल रहे हैं। आईएमएफ और आईबीआरडी ये दोनों हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। आईबीआरडी जिसे बाद में वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाने लगा।
तो IMF और IBRD हमारे ये दोनों आंसर बनेंगे, और इसीलिए ऑफिशियल आंसर की में हमें सेकंड और थर्ड दोनों आंसर करेक्ट यहाँ पे बताए गए हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो हमारी जो इकोनॉमीज है ना आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और अलग अलग लेवल्स पे इंटीग्रेशन चलता है। तो हमें बताना है कि भैया सबसे कम किस में होगा और सबसे ज्यादा किस में होगा, इस ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो जब भी आप एक अपना इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हो ना, सबसे पहले यू स्टार्ट विद प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि यहाँ पे नहीं दिया, पीटीए तो नहीं दिया। उसके बाद अपना आता है एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो एफटीए अपने को देखने को मिल रहा है जी, तो सबसे पहले तो ये वाला ही आएगा। बट देखो इससे आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि 3 ऑप्शंस में ये ऑलरेडी आ रहा है, और 3 ऑप्शंस में आ रहा है तो ये पहला वाला होने तो वाला ही है। इसके बाद अपना आता है जी कस्टम यूनियन, और कस्टम यूनियन पे आप पहुंच जाते हैं। उसके बाद आप कहीं ना कहीं कॉमन मार्केट की तरफ जाते हैं, जहां पे आप अपने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी मूवमेंट जो है उसको थोड़ा सा अलाउ कर देते हैं। इसके बाद एक पूरा इकोनॉमिक यूनियन बन जाता है कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है उसके अंदर भी कोऑर्डिनेशन होता है। और लास्ट में आपका पॉलिटिकल यूनियन, आप कह सकते हैं एक तरीके का संपूर्ण यूनियन, संपूर्ण कोऑर्डिनेशन यहाँ पे हमारे को देखने को मिल जाता है। तो अगर आप ये सीक्वेंस बिठाने की कोशिश करेंगे तो ये सीक्वेंस अपने को ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रही है, तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉनेटरी मेजर फॉर करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो देखो जी, जब भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, यानी कि हमें लग रहा है कि हमारा पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है और बाहर से फॉरेन एक्सचेंज कम हमें देखने को मिल रहा है, तो एक डिसइक्विलिब्रियम है। और इस डिसइक्विलिब्रियम को आपको सुधारना है, करेक्ट करना है, तो आप अलग अलग मेजर्स लेंगे। और इन मेजर्स को दो में डिवाइड कर लिया जाता है नॉर्मली, एक होते हैं आपके मॉनेटरी मेजर्स और एक होते हैं नॉन मॉनेटरी मेजर्स। अब मॉनेटरी मेजर्स जो हैं वो जनरली प्ले करते हैं आपके एक्सचेंज के रेट से। जैसे अगर $1 जो है, अगर मैं कहूं 80 रुपए का है, तो इस रेट से प्ले करने की कोशिश करेंगे, इसे कम ज्यादा घटाने बढ़ाने की कोशिश करेंगे डिसइक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने के लिए। नॉन मॉनेटरी मेजर्स एक्सचेंज रेट को नहीं छोड़ेंगे, वो और चीजों पे फोकस करेंगे कि कैसे अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, एक्सपोर्ट प्रमोशन हम कैसे कर सकते हैं, इंपोर्ट्स को कैसे कम से कम कर सकते हैं, कैसे इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगा सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें वो यहाँ पे करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन की, तो पैसे की कॉन्ट्रैक्शन, पैसे की एक्सपेंशन, ये तो प्योरली मॉनेटरी मेजर ही होगा। डीवैल्यूएशन, ये आपके एक्सचेंज रेट को आप छेड़ रहे हैं। एक्सचेंज कंट्रोल, इसमें भी कहीं ना कहीं आप एक्सचेंज को छेड़ रहे हैं। अबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज को आप अबॉलिश कर रहे हैं, तो ये मॉनेटरी नहीं है, आप एक्सचेंज रेट वगैरह पे फोकस नहीं कर रहे, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो ड्यूटीज हैं उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, और ये मॉनेटरी में नहीं आएगा। तो क्लियरली आप एलिमिनेशन कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 यहां से बाहर हो जाएगा और अपना आंसर यहां पे बन जाएगा। चलिए, तो यहां पे हमारे पास अब सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। तो इंटरनेशनल ट्रेड की जो थ्योरीज हैं सभी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज की बात हो रही है। ये थ्योरी हमें दी थी डेविड रिकार्डो ने, और ये थ्योरी के अंदर प्यारे दोस्तों क्या खूबियां हैं उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। तो हमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ऐसा अजम्पशन यहाँ पे जरूर लिया जाता है। देयर आर 2 कंट्रीज 2 कमोडिटीज एंड 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये वाला जो पॉइंट है ये वाला गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो मॉडल है इट इज 2 into 2 into 1। 2 कंट्रीज हैं, 2 कमोडिटीज हैं, बट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन केवल एक ही है, यानी कि केवल लेबर की ही बात यहाँ पे की जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला सी वाला सही हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की अजम्पशन रहती है, कंट्रीज आर कैपिटल इंटेंसिव ओनली, ये अजम्पशन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेनली लेबर को ही एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास ए, सी और डी तो करेक्ट अजम्पशन है, बट हमसे पूछा जा रहा है नॉट दी कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें गलत वाले बताने हैं जी यहाँ पर। तो गलत वाले हमारे पास बी और ई होंगे, बट कोई भी ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है ऐसा जो बी और ई को बता रहा है, इंक्लूड कर रहा है। और इस क्वेश्चन का कोई फाइनल आंसर एनटीए ने भी नहीं दिया, इस क्वेश्चन को फाइनली ड्रॉप कर लिया गया था। ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये नॉट वर्ड के कारण यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं बन पाता, और एग्जामिनर ने शायद क्वेश्चन सही से नहीं फ्रेम किया, और इसीलिए इसे फाइनली ड्रॉप कर दिया गया था। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल है मैथ्स द फॉलोइंग का, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे दी है। लिस्ट 1 में कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं और लिस्ट 2 में उनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन कब बना ये आपको बताना है। तो यूएनसीटीएडी सबसे पहला आपको दे रखा है, आज की डेट में इसका नाम थोड़ा बदल चुका है, इसे यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से पुकारा जाता है।
और ये जो बना था हमारा दोस्तों, ये 1964 के अंदर बनाया गया था, और इसीलिए ए को आप 3 से मैच कर सकते हैं। डब्ल्यूटीओ को कौन नहीं जानता, 1 जनवरी 1995 इसका हैप्पी बर्थडे होता है। गैट को इसने रिप्लेस किया था। इसके बाद हमारे पास नाफ्टा दिया हुआ है। देखो, नाफ्टा आज की डेट में फंक्शनल नहीं है। नाफ्टा को 2020 के अंदर यूएसएमसीए, यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट ने रिप्लेस कर दिया। 94 में वैसे ये बना था। एशियान की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, 1967 में इसे बनाया गया था। और ये मैचिंग अपने को ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रही है, तो ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। बट इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको और ज्ञान होना भी जरूरी है। जैसे अभी मैं आपसे एक सवाल देता हूं आपको कि इन इंस्टीट्यूशंस में इंडिया किस किस का मेंबर है, ये आपको बताना है। तो आप कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताइएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे रखी है, और लिस्ट 1 में आपके ट्रेड एग्रीमेंट के टाइप्स हैं, और लिस्ट 2 में दे रखी है उनके डिस्क्रिप्शन। और सबसे पहले हमें देखने को मिलता है जी अर्ली हार्वेस्ट स्कीम, फिर है सीपा, फिर है पीटीए, और फिर है एफटीए। तो अर्ली हार्वेस्ट स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली आप किसी के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आने से पहले, एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में आने से पहले एक अर्ली हार्वेस्ट स्कीम के अंदर एंटर कर लेते हो, जिसमें कुछ आइटम्स के ऊपर आप अपने टैरिफ्स जो हैं उसे कम कर लेते हो। धीरे धीरे फिर अपनी कॉपरेशन को बढ़ा के एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट आप कर लेते हो। So this early harvest scheme is basically a precursor of comprehensive economic cooperation agreement. It is a step towards enhanced engagement and confidence building. तो आपका A3 से मैच होगा। और अगर हम बात करें सीपा की, तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, और ये वाला तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव होता है, काफी ब्रॉड होता है। इसमें सारी चीजें आती हैं, ट्रेड, कस्टम, कंपटीशन, आईपीआर, बहुत सारी चीजें आती हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप ये सबसे पहले एंटर कर लेते हो पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें आप अपनी कुछ आइटम्स पे अपने टैरिफ्स को घटा देते हो। तो ये आपका E1 से मैच हो जाएगा। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका बचा, जिसमें आप जो है टैरिफ कंसेशन दे दोगे दूसरे कंट्री को। हालांकि थोड़े बहुत कंफ्यूजन दे रखे हैं आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर, बट अगर आप इन्हें ध्यान से रीड करेंगे तो आपकी मैचिंग बिल्कुल बन जाएगी जी ऑप्शन नंबर 1 की। अगर आपने ए को 3 से मैच कर लिया तो सीधा ही आपकी मैचिंग यहाँ पे बन जाती है। और इसके अलावा भी अगर आप बी को 4 से मैच कर लेते हो, आप देखो ना, बी और 4 को मैच कर लो तो केवल एक ही ऑप्शन में ऐसा आ रहा है, तो भी बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए पूरा आंसर मैच यहाँ पे करना। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, WTO in its 8th ministerial conference adopted a decision allowing members to waive the provisions of Article 2 most favored national treatment of the GATS। GATS आपका सर्विसेज से जुड़ा हुआ एग्रीमेंट है। To allow the granting of preferential treatment to service and service supplies to which countries? ऑप्शंस दिए, एडजेसेंट कंट्रीज, नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, या फिर सार्क कंट्रीज। देखो डब्ल्यूटीओ के बारे में आपने पढ़ा है ना, तो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे आपकी जो एलडीसी कंट्रीज होती हैं, यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, उनको स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाता है। काफी सारे प्रोविजंस उनके लिए वेव किए गए हैं। और यहाँ पे भी हमारी जो वेवर दिया गया था प्रोविजन से, वो एलडीसी कंट्रीज को ही दिया गया था। अगर आप ऑप्शंस को सही से रीड करेंगे तो आप एलिमिनेट कर लेंगे कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का ही होना चाहिए। एडजेसेंट कंट्रीज या नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज या सार्क कंट्रीज, ये कोई आंसर नहीं बनता। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का ही होगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है जी, द टूल दैट इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक पार्ट है। इसे सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। यूजेस टू एड्रेस द इंपैक्ट ऑफ सिवियर नेचुरल डिजास्टर, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा फाइनेंसेस इज नोन एज। तो आईडीए जो है आपकी, जब भी इमरजेंसीज आ जाती हैं, जैसे कोविड आया था, आपका कोई फेमाइन आता है, भूखा पड़ जाता है, तो ऐसी इमरजेंसीज के दौरान आपकी जो कंट्रीज होती हैं उनको फाइनेंसिंग देता है, उनकी मदद करता है। और इसके लिए इसके पास एक क्राइसिस रिस्पांस विंडो है, और इसीलिए आपका जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है जी, a statistical statement in international business that shows at a point of time the value of the financial assets of the residents of an economy, debtor claims or on non-residents or are gold bullion held as reserve assets, and the liability of the residents of an economy to non-residents is known as। तो एक ऐसी स्टेटमेंट की बात की जा रही है जिसमें आपके एसेट्स आ रहे हैं, आपकी लाइबिलिटीज आ रही हैं, और इन एसेट्स के अंदर कहा गया
कि देखो आप रेजिडेंट हैं, आपके बाहर के लोगों के ऊपर क्या क्लेम्स हैं, क्या हक हैं, और इसके अलावा जो आपके रिजर्व्स वगैरह हैं वो इसके अंदर आएंगे। और लायबिलिटीज में बाहर के जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, जो उनके हक हैं आपके देश के रेजिडेंट्स के ऊपर, यहाँ पे वो आ जाएंगे। इस स्टेटमेंट को बेसिकली नाम दिया जाता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। अगर आप सवाल को ध्यान से रीड करेंगे, ऑप्शंस को ध्यान से रीड करेंगे, तो आपकी इंटरनेशनल लेवल की एक इन्वेस्टमेंट की पोजीशन आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है। करेंसी कॉम्पोजिशन टेबल जो होते हैं वो यहाँ पे फर्दर बना लिए जाते हैं कि कौन सी करेंसी के कितने एसेट हैं, कितने लायबिलिटीज हैं, और स्पेशल पर्पस एंटिटीज जो है इनको लेकर भी एक अलग से स्टेटमेंट बनाई जाती है। ये सारी स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है बीओपी से जुड़ी हुई है। तो स्पेशल पर्पस कुछ एंटिटीज होती हैं जो टोपी घुमाने के लिए, टैक्सेस वगैरह बचाने के लिए बना ली जाती हैं, तो उनको लेकर भी, उनके जो फाइनेंशियल फ्लोज हैं उनको लेकर भी स्टेटमेंट बना ली जाती है। यहाँ पे फिलहाल जो आपका आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए, तो यहाँ पे अगला सवाल है, इन इंटरनेशनल ट्रेड factoring is widely used in short term transactions as a continuous arrangement. Arrange the steps of export factoring operations in correct sequence. तो हमारे जो एक्सपोर्ट फैक्टरिंग के ऑपरेशंस रहते हैं, आपको उनको यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करके बताना है। अब देखो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हमारे पास एक एक्सपोर्टर होगा जी, और एक होगा इंपोर्टर। तो लेट्स एज्यूम हमारे जो एक्सपोर्टर हैं इंडिया में बैठे हैं जनाब, और इंपोर्टर जो हैं जिन्होंने सामान खरीदा वो इटली में बैठे हैं। सामान बेचा गया कितने का, लेट्स सपोज 5 लाख का सामान यहाँ पे बेचा एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर को। अब इसकी पेमेंट एकदम से नहीं होनी है, बाद में होनी है, और एक्सपोर्टर को पैसा अभी चाहिए, तो फिर आता है आपका फैक्टर, और इसे नाम दिया जाता है आपका एक्सपोर्ट फैक्टर। एक्सपोर्ट फैक्टर यहाँ पे पिक्चर में आता है। ये एक्सपोर्टर को कहता है कोई बात नहीं, आप मुझे ये बिल दिखा दो 5 लाख वाला, इसके बदले मेरे से आज ही पैसे पकड़ लो, पूरे 5 लाख नहीं दूंगा, मैं लेट सपोज आपको 4.8 लाख रुपीस यहाँ पे पकड़ा देता हूँ। अब ये जो एक्सपोर्ट फैक्टर है ये भी इंडिया में बैठा है। अब इसे जो इंपोर्टर है इटली में, उससे पैसे लेने हैं, तो इसे पैसे लेने में दिक्कत ना हो इसीलिए ये अपना एक इंपोर्ट फैक्टर अपॉइंट कर लेता है इटली में। और इंपोर्ट फैक्टर जो है अब इस इंपोर्टर की देखरेख करता है, इस रिसीवेबल को मैनेज करता है, इस पे पैसा रिसीव करता है, पैसा रिसीव करके आपके एक्सपोर्ट फैक्टर को यहाँ पे पहुंचा देता है। तो ये सीक्वेंस यहाँ पे हमारा रहता है, और अगर आप यहाँ पे स्टेप्स देखने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बता ही देता हूं। सबसे पहले हमारे पास होगा जी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये बनेगा आपका पहला पॉइंट। इसके बाद एक्सपोर्टर सामान शिप कर देगा हमारे इंपोर्टर को, और जो बिल होगा वो एक्सपोर्ट फैक्टर को भिजवा देगा। एक्सपोर्ट फैक्टर हमारे पास जो है यहाँ पे क्या करेगा जी, एक्सपोर्ट फैक्टर हमारे पास इस बिल के बेसिस पे आपको यहाँ पे कैश एडवांस यहाँ पे प्रोवाइड करवा देगा। अब एक्सपोर्ट फैक्टर क्या करेगा, एक इंपोर्ट फैक्टर को अपॉइंट करेगा और उसे ये इनवॉइस भिजवा देगा, और उसे कहेगा कि अब तुम एडमिनिस्ट्रेशन करो इस रिसीवेबल की। इंपोर्ट फैक्टर जो है वो इंपोर्टर से पैसे लेगा, और वो पैसा एक्सपोर्ट फैक्टर को यहाँ पे भिजवा देगा। तो सीक्वेंस हमारी जो यहाँ पे बनेगी वो CEBAD, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 की सीक्वेंस यहाँ पे हमारी बन जाएगी। तो आई होप आपको ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे समझ में आया है। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल है, इन WTO टर्मिनोलॉजी सब्सिडीज इन जनरल आर आइडेंटिफाइड एज बॉक्सेस। तो यहाँ पे हमें 3 बॉक्सेस देखने को मिल जाते हैं, एक होता है एम्बर बॉक्स, एक ब्लू बॉक्स और एक ग्रीन बॉक्स। डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर considered to distort production and trade which is defined in article 6 of the agriculture agreement falls in which box। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में 4 बॉक्सेस दे रखे हैं जी। देखो यहाँ पे अगर आपको बॉक्सेस की नॉलेज है तो आप आंसर कर सकते हो, अगर आपको पता है कौन से कलर के बॉक्सेस होते हैं और कौन से नहीं होते तो भी आप आंसर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारे को पता है कि केवल ऑप्शन नंबर 1 एम्बर बॉक्स ही हमें देखने को मिलता है, इसके अलावा तो ब्लू और ग्रीन होते हैं, कोई जंबो ग्रीनफील्ड और ब्लैक तो नहीं होते। इसके अलावा आपके जो एम्बर बॉक्स वाले जो सब्सिडीज होते हैं दे आर डिस्टॉर्टिंग द ट्रेड, ऐसा माना जाता है कि वो ट्रेड को, प्रोडक्शन को डिस्टॉर्ट करता है, और इस पे लिमिट्स भी लगाई जाती हैं, और इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो भी अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ कंट्री। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है उसको कौन से फैक्टर्स यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है जी। और यहाँ पे अगर हम इस सवाल को ध्यान से देखें तो आपके जो बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस हैं बेसिकली वो पूछे जा रहे हैं। आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है आप उसे इकोनॉमिक से जोड़ सकते हैं। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट तो यहाँ पे नहीं आएगा। इकोनॉमिक पॉलिसीज आ सकती हैं। एजुकेशन वाला भी आपका सोसाइटी से ज्यादा जुड़ा रहेगा।
स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह से जुड़ा रहता है और इसे आप शायद यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं। एक बार ऑप्शंस पे नजर डालते हैं फिर आइडिया लग जाएगा। देखो ऑप्शन बी को तो आप काट ही दीजिए, जैसे आपने बी को काटा तो आपका 1 भी कट गया और 3 भी कट गया। इसके बाद आपके पास बचता है ए सी ई या फिर सी डी ई। तो हम जानते हैं कि ए और सी तो आएगा ही आएगा और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। चलिए तो भी यहाँ पे हमारे पास सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें दे दी गई है। यहाँ पे आपकी थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है और उनसे जुड़ी हुई कुछ आपको आउटलाइन दे रखी है। सबसे पहले दे रखी है जी इक्लेक्टिक थ्योरी। इक्लेक्टिक थ्योरी को कौन नहीं जानता, इसे OLI थ्योरी के नाम से भी बुलाया जाता है। इसके अंदर बात करी जाती है एफडीए से जुड़े हुए 3 एडवांटेजेस की, जो कि है ओनरशिप, लोकेशन और इंटरनलाइजेशन। सीधा सीधा पॉइंट नंबर 4 से मैच ये आपका हो जाएगा। इसके बाद एप्रोप्रिएबिलिटी थ्योरी है। ये वाली थ्योरी शायद आपने नहीं पढ़ी होगी, तो एक बार इसे स्किप करते हैं। आगे बढ़ते हैं मार्केट इम्परफेक्शन थ्योरी की तरफ। देखो अगर आपने इसे नहीं भी पढ़ा हुआ, फिर भी अगर आपको पता है कि मार्केट्स परफेक्ट और इम्परफेक्ट दोनों हो सकती हैं, तो भी आप कुछ गेस वर्क कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 1 है वो कह रहे हैं कि एफडीए अकर्स लार्जली इन ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज रेदर देन इन इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो कह रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन वाली इंडस्ट्रीज में एफडीए नहीं होती, इम्परफेक्ट वाली, ओलिगोपोलिस्टिक वाली, मोनोपोलिस्टिक वाली, उनमें एफडीए होती है। ऐसे ही कहती है आपकी मार्केट इम्परफेक्शन थ्योरी। इसके बाद थ्योरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट है और कैपिटल वाला हमें जो एक्सप्लेनेशन है वो पॉइंट नंबर 2 में देखने को ही मिल रहा है। ये कहता है कि जो कैपिटल मूवमेंट है वो कहाँ पे होती है, वो अबंडेंट कंट्री से स्कार्स कंट्रीज में होती है। जहां पे कैपिटल अबंडेंट है वहां से कैपिटल मूव करती है उन कंट्रीज की तरफ जहां पे कैपिटल की शॉर्टेज है, स्कार्सिटी है। जो अप्रोप्रिएबिलिटी थ्योरी आपका बचा, फिर आप उसे 3 नंबर पॉइंट से मैच कर देंगे। ये थ्योरी बेसिकली आपको कहती है कि आप एफडीआई तब करते हैं जब आप, जो आपकी R&D है, इनोवेशन है, रिसर्च है, उसका जो बेनिफिट है, उसका जो एक्सक्लूसिव यूजेज है, वो अपने पास यहाँ पे रिटेन कर पाए। तो ऐसा कुछ कहती है ये थ्योरी। फिलहाल हमारी जो मैचिंग है वो ऑलरेडी बनी चुकी है। मैचिंग हमारी बन चुकी है जी ऑप्शन नंबर 4 की। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे ऊपर कौन सी डिसीजन मेकिंग बॉडी इनमें से आती है, ये आपको बताना है। जनरल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मिनिस्टीरियल काउंसिल और आपका ट्रिम्स। अभी देखो जो WTO का जो सबसे टॉप पे सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो है हमारा मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। ये वो कॉन्फ्रेंस है जिसमें आपकी सभी कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे आपकी हर 2 साल में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है, जहाँ पे जो भी बड़े बड़े डिसीजंस हैं वो यहाँ पे लिए जाते हैं। एंड इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। जनरल काउंसिल जो है आपके डे टू डे डिसीजंस लेती है। जो आपका ट्रिम्स है वो आपका ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर से जुड़ा हुआ ये कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 ही बनेगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग एंटी डंपिंग प्रोसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो देखो डंपिंग आपको पता होगा कि अगर दूसरी कंट्री हमारे देश में सामान को डंप कर रही है, अपनी कॉस्ट से भी नीचे सामान को एक्सपोर्ट करी जा रही है, तो उससे हमारा जो देश का इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो प्रभावित हो सकता है और इसीलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज की जाती है। तो इसके क्या स्टेप्स होंगे ये आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं जी। तो आइए देखते हैं क्या स्टेप्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहले हमारे पास होने वाला है यहाँ पे, जब भी आपके पास कोई एप्लीकेशन आती है तो उसकी आप प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करेंगे कि जो भी आपका क्राइटेरिया है एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो एप्लीकेशन आपकी अनसब्सटेंटिएटेड इंफॉर्मेशन के साथ आई है, यानी कि कुछ सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है, या फिर एंटी डंपिंग का मार्जिन बहुत ही कम है, ₹1.50 इतना ही मार्जिन है, कोई बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, तो फिर आप प्रोसीड नहीं करते हो आगे, आप वहीं पे इसे खत्म करते हो, रिजेक्ट करते हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं इसे आगे हमें फॉलो अप करना चाहिए, आगे लेकर इसे जाना चाहिए, तो आप अपना आगे का जो काम है उसे इनिशिएट करते हो और एक मौका देते हो आपकी एक्सपोर्टिंग कंट्री को कि वो अपना जो प्रैक्टिस है उसे मॉडिफाई कर ले। अगर नहीं करती तो फिर आप फाइनल फाइंडिंग्स और फाइनल जो आपकी मेजर्स हैं आप उनकी तरफ आगे बढ़ते हो, फाइनल मेजर्स जो हैं वो आप लगा देते हो आपकी ऐसी कंट्री के ऊपर। तो सीक्वेंस हमारा जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी BCADE, यानी कि ऑप्शन 1 आंसर यहाँ पे होगा। चलिए तो भी यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ UNCTAD। UNCTAD मतलब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसकी अभी रीब्रांडिंग कर दी गई है, अभी इसे बुलाया जाता है UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट के
नाम से। इसकी 60th एनिवर्सरी पे इसकी रीब्रांडिंग यहाँ पे कर दी गई है। देखते हैं जी कौन से प्रिंसिपल फंक्शंस हैं। जब भी आप साथ में क्वेश्चन पढ़ रहे हो एक बार ऑप्शंस में नजर जरूर डाल लिया करो, तो इसमें क्लियरली पता लग रहा है कि आपके 3 आने वाले हैं, एक आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड विद अ व्यू टू एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये वाला तो सही लग रहा है, ये एलिमिनेट नहीं होना चाहिए। रेदर देन ढूंढना कि कौन से आना चाहिए, हम ये सोचते हैं कि कौन से को हटाना चाहिए। टू असिस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रमोटिंग प्राइवेट एंटरप्राइजेस। अब ये जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस वर्ड इन्होंने यहाँ पर डाल दिया ना, इससे ये बी वाला जो पॉइंट है उसमें गड़बड़ लग रही है। एक बार आगे भी पॉइंट्स पढ़ते हैं। टू नेगोशिएट मल्टीनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, टू मेक प्रपोजल्स फॉर पुटिंग इट्स प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज इनटू इफेक्ट। बाकी सारे पॉइंट्स तो ना बहुत ही जेनरिक से हो गए। जो बी वाला पॉइंट है वो काफी ज्यादा स्पेसिफिक जा रहा है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस की बात कर रहा है, और प्राइवेट एंटरप्राइजेस को स्पेसिफिकली टारगेट नहीं करता यूएनसीटीएडी, और इसीलिए बी वाले को हटा देते हैं। ए, सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे करनी है मैचिंग। दो लिस्ट आपको दे रखी हैं। लिस्ट 1 में एक्ट्स या फिर इंस्टीट्यूशंस है, और लिस्ट 2 में आपको दे रखे हैं ईयर्स। और यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में हमारे पास आ चुका है, तो ए को 4 से मैच कर सकते हैं। इसके बाद है फेमा। फेमा तो आप सभी जानते हैं 1999 का कानून है जिसने फेरा को रिप्लेस किया था। इसके बाद आपके पास आता है जी आईएमएफ। आईएमएफ बना था 1945 के अंदर। और इसके बाद हमारे पास यूएनसीटीएडी ही बचता है, जो कि 1964 से आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। तो करेक्ट मैचिंग यहाँ पे हमारे पास जो बन जाएगी वो बनेगी ऑप्शन नंबर 1 की। अगर आपने पहला ही सही मैच कर लिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाला, तो उससे भी बात यहाँ पे बन जाती। तो बहुत इजी सवाल यहाँ पे पूछा गया है। चलिए तो भी यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शंस पे अगर नजर डालें तो ऐसा लग रहा है कि दो आपको नहीं, एक एलिमिनेट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। पहला दिया इंक्रीज इन कंपटीशन वुड मेक कंपनीज मोर कॉस्ट एंड क्वालिटी कॉन्शियस एंड इनोवेटिव, तो बिल्कुल फायदा तो है। ओपन इकोनॉमी स्पर्स इनोवेशन विद फ्रेश आइडियाज फ्रॉम अब्रॉड, तो बिल्कुल फ्रेश आइडियाज आएंगे बाहर से। लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबल कंपटीशन एनहांसेस कंज्यूमर चॉइस एंड कंज्यूमर सरप्लस, तो कंज्यूमर की चॉइस भी जरूर बढ़ेगी। डेवलपिंग कंट्रीज कुड बी वेरी वल्नरेबल टू द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अरे ये फायदा कैसे हुआ, ये तो नुकसान हो गया, इसे काट देते हैं। ग्लोबलाइजेशन opens up enormous domestic and global opportunities for firms in developing countries, तो हाँ अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी कि आप पूरे वर्ल्ड को कैटर कर सकते हो। तो अभी डी वाला हमने काट दिया क्योंकि ये तो नेगेटिव वाली साइड जा रहा था। ए, बी, सी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अभी अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर ईपीजी फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। तो ईपीआरजी फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। ई मतलब एथनोसेंट्रिक, पी पॉलीसेंट्रिक, जी रिजियोसेंट्रिक, और जी आपका होता है जियोसेंट्रिक। तो ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो इकोसेंट्रिक नहीं है, एथनो है, पॉली है, रिजियो है और जियो है। और इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा वो बन जाएगा जी ऑप्शन नंबर 1 का। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है। चलिए तो भी यहाँ पे सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस इन इंटरनेशनल बिजनेस इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़े हुए ये डिसीजंस आप लेंगे और इनको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है, यानी कि कौन सा डिसीजन पहले लिया जाएगा और कौन सा बाद में लिया जाएगा, ऐसा आपको यहाँ पे बताना है। मार्केट सिलेक्शन डिसीजन, इंटरनेशनल बिजनेस डिसीजन, एंट्री एंड ऑपरेटिंग डिसीजन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एचआर डिसीजन, मार्केटिंग मिक्स डिसीजन। अब देखो ध्यान से अगर आप इस सवाल को पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर सबसे पहले कहीं ना कहीं आना चाहिए इंटरनेशनल बिजनेस का डिसीजन, कि आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, इंटरनेशनल बिजनेस में जाने वाले हो या नहीं जाने वाले हो। ये डिसीजन आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा, फिर ही आपकी मार्केट सेलेक्ट होगी, फिर ही आप एंट्री मोड सेलेक्ट करोगे, और उसके बाद की चीजें भी बाद में ही होंगी। एंड इसके साथ साथ जो हमारा एचआर डिसीजन है, मार्केटिंग डिसीजन है, ये भी बाद में लिए जाएंगे। एक बार आप एंट्री कर दोगे, मार्केट सेलेक्ट कर लोगे, तो ये बाद में लिए जाएंगे। तो बी पहले आना चाहिए, उसके बाद ए और सी में से, और उसके बाद डी और ई में से। तो अगर मैं ऐसे यहाँ पे देखता हूं, अगर मैं ऐसे यहाँ पे देखता हूं तो 3 और 4 में जाकर थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे लग रहा है कि ये क्रिएट कर रहे हैं। 3 वाला हमारे पास कह रहे हैं कि बी पहले इंटरनेशनल बिजनेस का डिसीजन लो, फिर उसके बाद मार्केट की सिलेक्शन करो कि कौन सी मार्केट में आप जाने वाले हो, फिर उसके बाद ये डिसाइड करो कि उस मार्केट में किस तरीके से एंट्री मारने वाले हो। हाँ, ये वाला सीक्वेंस थोड़ा सा सही लग रहा है मेरे को।
क्योंकि ई और डी तो दोनों में आपके सेम ही चल रहे हैं, सी और ए में से ही पहले आपको चूज करना है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो जरूर रहेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन 3 और 4 में जरूर रहेगा। तो आंसर जो हमें दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ ही हम यहाँ पे जाएंगे। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। देखो जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस होते हैं उसको हम दो में बांटते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, और फिर एक्सटर्नल को भी दो में बांटते हैं, एक हमारे पास आते हैं माइक्रो और एक हमारे पास आते हैं मैक्रो। जो माइक्रो होते हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक होते हैं, और मैक्रो जो होते हैं वो एक जनरल फैक्टर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। देखते हैं जी माइक्रो में कौन सा नहीं आएगा। सप्लायर्स आएंगे हमारे, कस्टमर्स आएंगे, कॉम्पिटिटर्स आएंगे, ये स्पेसिफिकली हमसे जुड़े हुए हैं, ये सभी बाहर के ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो एक जेनरिक फैक्टर हो गया, ये सभी को इम्पैक्ट करेगा, सभी को इफेक्ट करेगा। अगर टेक्नोलॉजी वगैरह में, लॉस वगैरह में, इकोनॉमिक में ये सब चीजें चेंजेस हो रहे हैं, तो इसीलिए ये आपका जो है माइक्रो का नहीं मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 लिस्ट 2 आपको दे रखी है, और ये जो लिस्ट है आपकी वो जुड़ी हुई है आपके कंज्यूमर के राइट से। तो यहाँ पे लिस्ट 1 में हमें दे रखा है राइट टू सेफ्टी। तो राइट टू सेफ्टी का मतलब है कि आपको हैजार्डस जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनसे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो अगर आप ये चीज देखेंगे तो आपको पॉइंट नंबर 1 में ही देखने को मिल जाएगी, राइट अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज व्हिच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो आपका ए तो 1 से ही मैच हो जाएगा। इसके बाद है राइट टू बी अश्योर्ड, ये बेसिकली आपका होता है राइट टू चूज। तो इसके अंदर हमारे पास चॉइस होनी चाहिए, ऐसा राइट हमें मिलता है। तो कंज्यूमर्स के पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ताकि चूज कर सकें फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल रेट्स। तो बी को आप 4 से मैच कर सकते हैं। इसके बाद है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि सामान जो भी आप खरीद रहे हैं उसके पैकेट पे सब चीजें लिखी हो, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस, सब कुछ लिखा हो, ये सारी चीजें को जानने का अधिकार है हमारे कंज्यूमर को। इसके बाद है राइट टू बी हर्ड, अगर उनके साथ कुछ गड़बड़ होती है तो एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम में, कमीशन में वो अपनी बात रख सकते हैं। देयर इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट एप्रोप्रिएट कमीशन। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा, जो हमने मैचिंग करी है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 का प्यारे दोस्तों यहाँ पे आंसर बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डंपिंग। तो डंपिंग बेसिकली हमारा इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ा हुआ है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि चाइना जो है सस्ता सामान इंडिया में डंप कर देता है। तो चाइना ने लेट सपोज बनाया मोबाइल, और वो मोबाइल जो है चाइना ने 10,000 में बनाया और 9,000 में इंडिया में उसने डंप कर दिया। तो इससे क्या होगा कि इंडिया को इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इंडिया के जो अपने मैन्युफैक्चरर हैं वो यहाँ पे इस प्राइस पे compete नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं हमारा जो बिजनेसेस हैं इंडिया में वो बंद हो जाएंगे। तो ऐसी डंपिंग को रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज वगैरह भी लगाई जाती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डंपिंग हमें देखने को मिलती है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। सबसे पहली परसिस्टेंट डंपिंग है। तो परसिस्टेंट वाली जो लॉन्ग रन में कंटिन्यूअसली कोई डंपिंग करी जा रहा है उसे परसिस्टेंट डंपिंग बोला जाता है। प्रीडेटरी डंपिंग, प्रीडेटरी का मकसद ये होता है कि दूसरे वाले देश के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको बंद करवा दें। जैसे चाइना वाले क्या चाह रहे हैं कि इंडिया में जो डोमेस्टिक मोबाइल बना रहे हैं उनको बंद करा दें। एक बार उनको बंद करा दिया फिर हम ये 10,000 वाला मोबाइल 20,000 का भी बेच देंगे, तब भी लोगों को खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि और उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी। इसके बाद है स्पोरेडिक डंपिंग। स्पोरेडिक मतलब होता है कभी कभार आप डंपिंग जो है, ओकेजनली जो है आप डंपिंग कर देते हैं। इसके बाद दिया नोमैडिक डंपिंग। देखो नोमैडिक डंपिंग कोई डंपिंग की टाइप नहीं होती है, इसे आप काट दीजिए। ए, बी और सी हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डंपिंग है, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बनेगा। चलिए सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज रहती हैं उसमें हमारे पास रहती है, एक तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है और एक होती है जी सोशलिस्ट इकोनॉमी। देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर हम बात करूं तो यहाँ पे जो आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वगैरह हैं वो प्राइवेट प्लेयर के पास रहते हैं, और सोशलिस्ट के अंदर सारा जो कंट्रोल वगैरह रखा जाता है वो सारा सरकार द्वारा रखा जाता है। सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो सरकार द्वारा ओन किए जाते हैं। तो कैपिटलिस्ट में प्राइवेट जो है उसका बोलबाला, सोशलिस्ट में सरकार का बोलबाला, और इसके बीच में एक मिक्स्ड इकोनॉमी भी आती है जिसमें ये दोनों के बीच में हमें बैलेंस देखने को मिलता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल कैपिटलिस्ट में आएगा। फ्रीडम ऑफ चॉइस टू दी कंज्यूमर्स, हाँ बिल्कुल यहाँ पे कंज्यूमर्स को चॉइस काफी मिलेगी। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलेगी, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस तो सोशलिस्ट में होती है। हाई लेवल ऑफ कंपटीशन भी होगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा।
सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा PYQ डिस्कशन। आज के सेशन से अगर आपको बेनिफिट मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।